फ्रांस की राज्य क्रांति। सबसे पहला प्रश्न आता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति हुई कब थी। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और उस समय फ्रांस का जो राजा था वो था लुई 16वां और फ्रांस में उस समय सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी। तो यहाँ से तीन प्रश्न हुए कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। 1789 में। उस समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां था और उस समय फ्रांस में कैसी व्यवस्था प्रचलित थी, सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी। अब इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ और चीजों को जान लेते हैं। मैं ही राज्य हूँ और मेरा कथन ही कानून है। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। यह किसने कहा था? लुई 14वां ने। ध्यान यहाँ देना है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कहा था लुई 14वां ने। साथ ही वर्साई के शीश महल का निर्माण भी लुई 14वां ने ही कराया था और वर्साई को फ्रांस की राजधानी भी लुई 14वां ने ही बनाई थी। तो यहाँ से तीन प्रश्न हुए लुई 14वां से कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, लुई 14वां ने कहा था। वर्साई का शीश महल का निर्माण भी लुई 14वां के द्वारा ही किया गया था और साथ ही वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां के द्वारा ही बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में। तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो है 1789 में हुई लुई 16वें के काल में और वहाँ उस समय फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी। साथ ही लुई 16वां से कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं कि लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठा और लुई 16वां की जो पत्नी थी उसका नाम था मेरी एंतवानेट और मेरी एंतवानेट जो है वह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त करा दिया और तब से 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की ही देन है। उस समय राजा की निरंकुशता एवं स्वैच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पालरमा नाम की एक संस्था होती थी और यह पालरमा जो है उसकी संख्या कुल 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। तो ये प्रश्न आ सकता है कि राजा की निरंकुशता एवं स्वैच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कौन सी संस्था का गठन किया गया था? तो पालरमा का। और पालरमा की कुल संख्या कितनी थी? 17 और ये एक प्रकार का न्यायालय जैसा था। लेकिन इसमें पालरमा में जो न्यायाधीशों के पद थे वह कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित थे और ये पद वंशानुगत प्रकार के होते थे, यानी कि पहले बाप बना फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा फिर बेटा बनेगा। फ्रांस में जो है टैले प्रकार का दो प्रकार का कर लिया जाता था। एक था टैले TAILLE टैले। तो टैले जो था एक प्रकार का भूमि कर था, जमीन का टैक्स था जो राज्य वसूलता था। लेकिन टी थे TITHE तीठे नामक कर चर्च को देना पड़ता था, यानी कि एक प्रकार का धार्मिक कर था। फ्रांसीसी क्रांति में तीन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहला का नाम आता है वाल्टेयर, दूसरा का नाम आता है मॉन्टेग्यू और तीसरा का नाम आता है रूसो। इन तीनों लोगों ने बहुत सारा योगदान दिया है। सबसे पहले जानते हैं वाल्टेयर के बारे में। वाल्टेयर जो था यह चर्च का विरोधी था और साथ ही 100 चूहों के शासन से अच्छा है एक सिंह का शासन। 100 चूहों के शासन की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह वाल्टेयर ने कहा था और वाल्टेयर भी चर्च का विरोधी था। साथ ही लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना किसने की? वाल्टेयर ने की थी। क्लियर है यहाँ तक? और रूसो जो था, रूसो फ्रांस में प्रजातंत्र का पक्षधर था। वो चाहता था रूसो कि फ्रांस में प्रजातंत्र की स्थापना हो जाए और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो के द्वारा ही की गई थी। अब आते हैं मॉन्टेग्यू के बारे में। मॉन्टेग्यू ने क्या दिया था? वहीं शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत मॉन्टेग्यू ने दिया था, लेकिन शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत मॉन्टेग्यू जो दिए थे उसको मान्यता मिली थी अमेरिका में। कानून की आत्मा यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना मॉन्टेग्यू के द्वारा ही की गई थी। द स्पिरिट ऑफ लॉ यानी कि कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई थी, जिसमें सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र अलग अलग तय किए गए थे।
और यही सिद्धांत क्या है? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण जो नारा था वो था समानता का। हालांकि देखा जाए तो 3 नारा था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो समानता का नारा था, जिसे फ्रांस के मध्यम वर्ग ने शुरू किया था। 18वीं सदी में फ्रांस जो है 3 वर्गों यानी कि स्टेट्स या श्रेणी या में बटे थे, जिसमें प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी यानी कि कलर्जी आते थे, और द्वितीय में अभिजात वर्ग यानी कि नोबेलिटी आते थे, और तृतीय में सबसे ज्यादा लोग थे, जैसे कि 90% जनता तृतीय स्टेट में थी, जैसे कि अध्यापक, मजदूर, किसान, जज, व्यापारी, डॉक्टर, ये सब शामिल थे। और फ्रांस की जब राज्य क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? लिब्रे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769 में, और ये हुआ था कोर्सिका द्वीप के अजासियो में। काफी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769 में, और ये कोर्सिका द्वीप के अजासियो में हुआ था। और नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट था। साथ ही नेपोलियन को हम लोग लिटिल कार्पोलेल के नाम से भी जानते हैं। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैन्य अकादमी में अपनी शिक्षा ली थी, और 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने अपनी पहली पत्नी जोजेफाइन को तलाक दिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी कर ली। नेपोलियन जो है 1804 में फ्रांस का सम्राट बना था, और आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है नेपोलियन को ही कहा जाता है, और इंग्लैंड को बनियों का जो देश है वो नेपोलियन ने ही कहा था। ट्रफलगर का युद्ध कब हुआ था? 1805 में, और ये नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की थी। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार कराया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है, और नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में नेल्सन ने हराया था। नेल्सन कौन था? ब्रिटिश नौसैनिक अधिकारी था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंग के युद्ध में पराजित कर दिया और उसको एल्बा टापू भेज दिया, लेकिन एल्बा टापू से नेपोलियन पुनः भाग निकलता है और पुनः फ्रांस का फिर सम्राट बन जाता है। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित किया, और वाटरलू के युद्ध में पराजित करके उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो नेपोलियन के पतन का कारण नेपोलियन का रूस पर आक्रमण था। साथ ही जर्मनी के भी पतन का कारण जर्मनी का द्वितीय विश्व युद्ध में रूस पर आक्रमण माना जाता है। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार को खत्म करने के दृष्टि से नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था भी शुरू की थी, और वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने कब फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया? 1815 में। इस प्रकार हमने फ्रांस की राज्य क्रांति के बहुत सारे चीजों को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।